के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की बात। बंगाल की लगातार कर रहे हैं। पहले फेज पर चर्चा हमने कर ली, लेकिन अब दूसरे चरण के लिए भी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और लगातार चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में सियासी गर्मी बढ़ चुकी है। 29 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले बीजेपी ने अपना पूरा फोकस अब दूसरे चरण पर शिफ्ट कर दिया है। दरअसल फेज 2 बीजेपी के लिए बेहद अहम है। इसमें ग्रेटर कोलकाता और प्रेसिडेंसी इलाका शामिल है, जहां 100 से ज्यादा सीटें आती हैं। पिछली बार यहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा था जब ममता बनर्जी की पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप कर लिया था। यही वजह है कि इस बार बीजेपी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुटी है। अमित शाह 21 अप्रैल से ही बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। आज बंगाल के जोरासांको में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने ममता दीदी और उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी पर जमकर हमला बोला। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी के हालात भी बंगाल जैसे ही थे, लेकिन अब सब चंगा है। वो भतीजे दोनों बंगाल को पूरी तरह यहां के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कोलकाता का मेयर क्या बोलता है, कहता उर्दू चलेगी यहां उर्दू। और हम तो आज कहने के लिए आए हैं, बंगाली अस्मिता के साथ कोई माई का लाल खिलवाड़ नहीं कर सकता है। टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको बताने की आवश्यकता है कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं है, बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। आज यूपी के अंदर अराजकता नहीं है, आज वहां पे कर्फ्यू नहीं है, दंगा भी नहीं है। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। यूपी में सब शांति है, माफिया समाप्त, गुंडा समाप्त। और माफिया और गुंडा वहां पर जो कहीं भी सिर उठाता है तो यूपी का बुलडोजर उनकी हड्डी पसली को उस हाईवे बनाने में उपयोग कर देता है। तो जब योगी जाते हैं तो अपनी स्टाइल से बात करते हैं, अपनी लिगेसी की बात करते हैं, योगी मॉडल की बात करते हैं, यूपी मॉडल की बात करते हैं, जिसमें बुलडोजर आप सुनेंगे, माफियाओं का अंत आप सुनेंगे, गुंडों का अंत आप सुनेंगे और राम मंदिर की गूंज भी आपको सुनाई देगी। और जो कोशिश योगी आदित्यनाथ करते हैं हिंदुत्व की पिच तैयार करने की, वही कोशिश बीजेपी की इस वक्त पश्चिम बंगाल में है कि हिंदू वोटर्स कंसोलिडेट हो, जिससे बीजेपी को फायदा मिले। और ऐसे में योगी का जाना, हार्ड हिटिंग बात करना, हर्षवर्धन जी, कुछ कामगर साबित होगा? नहीं, निश्चित तौर पर साबित होगा। और भारतीय जनता पार्टी को, जिसको कहते हैं ना कि बज तो वही क्रिएट करनी है। और इस समय सबसे बढ़िया बजर कौन दबाता है? योगी आदित्यनाथ। उनसे बेहतर तो कोई बजर दबाने वाला है नहीं। अब जरा सोचिए, जैसे वो समझा रहे हैं कि बुलडोजर चलता है और कोई अगर आया माफिया अपराधी आ गया तो उसको हाईवे बना देते हैं, तो ये पब्लिक को बड़ा अपील करता है। और उसमें विशेष करके जब आप सोचिए कि जहां सुनाई देता है कि कई इलाकों में जहां मुस्लिम बहुल हो गए तो वहां शरिया जैसा कानून लग जाता है, मतलब कोई कानून आधिकारिक नहीं लगा, लेकिन वहां लोगों को ऐसे ही रहना पड़ता है, उसी तरह से रहना पड़ जाता है। जब वहां लोगों को कहीं सुनाई देता है कि जैसे संदेश खाली में एक शेख शाहजहां था जिसके लिए ममता बनर्जी था, वो सब कुछ असर करता है। और योगी आदित्यनाथ आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े जो क्राउड पुलर होते हैं ना, कि खड़े हो गए तो भीड़ एकदम से अपने आप दौड़ती हुई चली आती है, और उसमें वो करंट क्रिएट करते हैं। चुनाव के ठीक पहले, विशेष करके पहले चरण के मतदान के पहले, इस तरह की जो चीजें लोगों को गई होंगी वो उनको बूथ तक जाने के लिए तैयार करेंगे। और हम लोग जो बार बार कह रहे हैं कि एक तो होता है चलो वो सीएपीएफ की गाड़ियां जा रही हैं, जगह जगह बख्तरबंद गाड़ियां टहल रही हैं, लेकिन योगी जैसा जब नेता खड़ा होता है तो एक अमित शाह कैंप कर जाए वो, और दूसरा योगी जैसा नेता बताए कि हमने यूपी में ये कर दिया है और हमारी सरकार बनी तो बंगाल में ये करेंगे, तो वो असर करता है। अब देखिए, एक एक दिन में कई कई रैलियां कर रहे हैं। सर बस एक और उनकी बाइट सुनवा दूं, एक और उनका बयान सुनवा दूं, फिर यहीं से चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 रैली उनकी हैं आज पश्चिम बंगाल में, 2 कर चुके हैं, एक होनी अभी बाकी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी राम विरोधी हैं। कहा कि बंगाल में धड़ल्ले से गौ हत्या हो रही है, दुर्गा पूजा में कर्फ्यू लगता है, लेकिन यूपी में अब ऐसा नहीं होता है। क्या हो रहा है बंगाल में? धड़ल्ले से गौ हत्या होती है। राम, भगवान राम के नाम से चिढ़ है ममता दीदी को। दुर्गा पूजा के समय परमिशन नहीं मिलती है। शोभा यात्रा निकालने पर
प्रतिबंधित करती है। यहां पर दुर्गा पूजा के समय कर्फ्यू लगता है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अब वहां पे कोई गौ हत्या नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में एक ही उद्घोष है, न गौ माता को कटने देंगे और न ही हिंदुओं को बंटने देंगे। ठाकुर के पैतृक पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर टीएमसी के गुंडे कब्जा कर रहे हैं। यूपी में कोई कब्जा नहीं कर सकता। यूपी में कब्जा करेगा तो उसे मालूम है उस गुंडे और माफिया को कि उसकी 7 पुश्त की पूरी प्रॉपर्टी को सरकार ले लेगी और फिर उसको गरीबों का आवास बना देगी। तो अपने काम को भी बताते हैं योगी आदित्यनाथ और उसके बहाने फिर ममता बनर्जी पर निशाना साधते हैं। सीधे तौर पर जो कह रहे हैं कि ना गौ माता को कटने देंगे, ना हिंदुओं को बंटने देंगे। मुख्य एजेंडा तो यही नजर आता है कि हिंदू बटे ना। संगीत रागी जी, यही कोशिश है। मैं तो शुरू से कर रहा हूं और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जितना एग्रेसिवली इस चीज़ को आगे ले जाएगी चुनाव में, उतना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए ये फायदेमंद होगा। मुझे लगता था कि आपके चलाना चाहिए था, वो वीडियो चलाना चाहिए था जिसमें साइनी घोष गाती हुई है कि शांति कहाँ से मिलती है, तो काबा से मिलती है, मदीना से मिलती है। दूसरा ये भी चलाना चाहिए था साथ में कि कैसे जो उनके सबसे राइट हैंड माने जाते हैं तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के, उन्होंने कहा कि अभी तो 33% ही मुसलमान हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा जो है पश्चिम बंगाल जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका बन जाएगा, तब हम यहाँ देखेंगे यहाँ की संस्कृति जो है किस प्रकार से इस्लामिक संस्कृति का यहाँ पर बोलबाला होगा। तो ये बातें भी जब चलती तब वहाँ के हिंदुओं को पता लगता। कम से कम यदि ममता बनर्जी नहीं कर रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि हर कोने पर ये वीडियो चलवा करके हिंदुओं को बीच में ले जाते और बताते कि आने वाला तुम्हारे बहू बेटियों का या हिंदुओं का भविष्य सुरक्षित है, या जिस कंपोजिट कल्चर की तुम बात कर रहे हो वही कंपोजिट कल्चर जो है एक बार जो है वो बंगाल को बांट करके बांग्लादेश बनाया था और बांग्लादेश में भी यही बात था। बड़ा बंगला सब नेशनलिज्म, बंगला नेशनलिज्म की बात की जाती थी। वहाँ पर जाकर के क्या हुआ, हिंदुओं की वहाँ हिंदुओं की दर्दनाक स्थिति के बारे में जब बयां होता, उनको मारा जाता, उनके वीडियो दिखाए जाते, तब शायद हिंदुओं के मन में लगता कि हाँ वाकई ममता के साथ खड़ा होने का मतलब वो कितना बड़ा हिंदुओं के प्रति और आने वाली हिंदू जनरेशन के प्रति कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। लेकिन जब टीएमसी के नेताओं से बात करें विजय जी इस मसले पर, तो वो यही कहते हैं कि बीजेपी की राजनीति ही यही है कि हर जगह जाकर सिर्फ ये बताओ कि हिंदू पीड़ित है, हिंदू परेशान है, हिंदू अगर बीजेपी को नहीं चुनेगा तो हिंदुओं को खतरा हो जाएगा, उनका धर्म नहीं बचेगा, और इसी राजनीति से आगे बढ़ती है। लेकिन बंगाल में ये नहीं चलेगा क्योंकि बंगाल में वोटर बंगाली बनकर वोट करता है, ना कि हिंदू मुसलमान बनकर। यही वाली जो बाधा है ना, वो भारतीय जनता पार्टी को दूर करनी है। ये एक ऐसी परेशानी है जिससे भारतीय जनता पार्टी अभी जूझ रही है। वो ख़त्म कर सकती है, तोड़ सकती है कि नहीं, हिंदू और बंगाली हिंदू को वो एक कर सकती है कि नहीं कर सकती, या जो उनके हिंदुत्व की पहचान है, हिंदुत्व की लड़ाई है, हिंदुत्व के लिए जो संघर्ष है, वो क्या वो बंगाली हिंदुत्व के साथ वहाँ के लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। महत्वपूर्ण वो है, हम समझ रहे हैं कि नहीं समझने की बात नहीं है। क्या बंगाली हिंदू जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू की बात कर रही है उसके साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज करता है, सिंक करता है कि नहीं करता है। योगी जी तो जाहिर तौर पे पूरे देश भर में सबसे बड़े क्राउड पुलर है भारतीय जनता पार्टी के, और अभी जो 5 चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा समय उन्होंने बंगाल में ही दिया है। तो वो हिंदुओं को मेस्मराइज करने के लिए, हिंदू को एक साथ एकजुट करने के लिए लगे हुए हैं। हिंदू नहीं बंटने देंगे ये स्लोगन तो वो लगातार दे रहे हैं। अयोध्या में बटे कि नहीं बटे मुझे नहीं पता, लेकिन 2024 के चुनावों में क्या हुआ वो है, अब पश्चिम बंगाल में कितना होता है। लेकिन बीजेपी की केवल बाधा हिंदुओं के साथ यही है कि क्या बंगाली हिंदू बीजेपी के हिंदू का जो असर्शन है या नारा है या जो थॉट है उसके साथ सिंक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर इस लड़ाई को बीजेपी पार कर लेती है तो एक बड़ी बाधा वो दूर कर सकती है।
भाई हर एक कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से इस बाधा को दूर करने के लिए, लेकिन एक बाधा जो कांग्रेस के सामने आ गई है, कांग्रेस वो दूर नहीं कर पा रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस है कहां, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कोई बड़ा नेता नजर नहीं आता। राहुल गांधी ने एक रैली की थी और उनका दौरा भी प्रस्तावित था, लेकिन वो रद्द हो गया है। राहुल गांधी 23 अप्रैल को कोलकाता जाने वाले थे, लेकिन प्रशासन द्वारा अनुमति न मिलने के कारण उनका दौरा रद्द हो गया। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया कि ममता सरकार के इशारे पर पुलिस ने अंतिम समय तक अनुमति नहीं दी। तो वहीं ममता सरकार की मंत्री शशि पांजा ने कहा कि सार्वजनिक सभा के लिए आवेदन सुविधा पोर्टल से करना अनिवार्य है और यह आवेदन 2 से 7 दिन पहले देना होता है। कांग्रेस अब 25 या 26 अप्रैल के लिए नए सिरे से अनुमति मांग रही है, जिससे बंगाल की राजनीति में नया उबाल आ गया है। लेकिन अभी देखिए, हम रैलियां दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ रैली कर रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह रैली कर रहे हैं, उनको इजाजत मिल रही है, लेकिन राहुल गांधी को इजाजत नहीं मिल रही। हर्षवर्धन जी, ये तो थोड़ा सा अटपटा है कि ऐसा भी क्या कर देंगे राहुल गांधी जाकर जो उन्हें परमिशन नहीं दे रहा प्रशासन रैली करने के लिए। देखिए, एक तो ये कि राहुल गांधी की रैली अगर ममता प्रशासन ने रोका है, क्योंकि ये जानकारी हम सबको रहना चाहिए कि चुनाव आयोग भले कमांड करता है, लेकिन सरकार ही चलाती है। कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग वो नहीं कर सकते, लेकिन सरकार तो सरकार ही चलती है, इसीलिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। तो अगर ममता सरकार ने नहीं किया और जो ममता सरकार की मंत्री कह रही है कि वो कौन सा पोर्टल है उस पर करना था, तो मतलब वो किसका नुकसान कर रही हैं? वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि राहुल जी आएंगे तो थोड़ा माहौल बन जाता है भाजपा का। उनके लिए तो कुछ बुरा अच्छा था ही नहीं, क्योंकि राहुल जी जिस वोट बैंक को, मतलब जिसको कहते हैं कि जिसको मोबिलाइज कर सकते थे, वो ममता से बड़ा कौन मोबिलाइज करेगा। जिसको साफ साफ कहें तो मुसलमानों की सबसे बड़ी नेता तो वहां ममता बनर्जी है। लेकिन सीरियसनेस पर थोड़ी बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की इस तरह की सीरियसनेस है। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ऐसे चुनाव प्रचार करते हैं कि 2 दिन और 7 दिन, कब अप्लाई किया कब नहीं किया, पहले चरण का चुनाव खत्म होने जा रहा है। मतलब क्या राहुल गांधी कर रहे हैं? और क्या ये भी है, क्या यहीं जाकर वो अंतर दिखता है? जैसे अभी अक्सर कहा जाता है ना, अभी एक शब्द का उपयोग हुआ, वो प्रोफेसर साहब ने कहा तो विजय जी ने कहा कि देखिए इसी मैनेज पर तो कहते हैं। तो एक तो आदमी मैनेज करने के लिए कलकत्ता बैठ गया है, कह रहा है 27 के पहले हम नहीं छोड़ने वाले हैं, सारा काम करते हुए उसकी निगाह कलकत्ता पे। कौन है वो? देश का गृह मंत्री है, जिसके पास इतना काम है, सहकारिता मंत्री है, पार्टी भी चलाना है, सब करना है। और दूसरा कौन है? श्रीमान राहुल गांधी जी, जिनको अपनी पार्टी को 0 से 1 पर लाना है। आप दोनों का अंतर समझिए ना। और उसके बाद ये होगा कि अमित शाह ने तो सब मैनेज कर दिया, बूथ मैनेज कर दिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ये अंतर दिखाता है। आप वो टेक्निकलिटी छोड़ दीजिए, आपके क्यों नहीं हुआ, ये कांग्रेस और ममता बनर्जी प्रशासन एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। लेकिन क्या सचमुच कांग्रेस पार्टी सीरियस हो पाती है? और भाजपा जहां हारती है वो क्या करती है? कहती है चलो 6 महीने पहले से संघ वाले भी वहां काम कर रहे थे, संघ के प्रचारक अधिक अतिरिक्त लगा दिए गए, विस्तारक लग गए। फिर कहे कि नहीं वो तो समाज में काम कर रहे हैं, हम अपना पॉलिटिकल काम करेंगे, तो भाजपा भी भेज देती है। इस अंतर पर तो चर्चा करते रहेंगे। एक अहम खबर है, अपने दर्शकों को दे देते हैं। आज पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी है और इस वक्त यूपी के सुल्तानपुर में एयरफोर्स का अभ्यास चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इस वक्त एयरफोर्स के जहाज उतर रहे हैं। अभी अभी हरक्यूलिस ने लैंडिंग की है। तो आज एक तरफ पूरा देश पहलगाम में जो भारतीय मारे गए थे उनको याद कर रहा है, आज श्रद्धांजलि दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एयरफोर्स का अभ्यास भी आज पूरा देश देख रहा है। इसी पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था और पाकिस्तान के दांत खट्टे भारतीय सेना ने किए थे। और एक बार फिर से उसी ताकत का एहसास इन तस्वीरों के जरिए भारत करा रहा है अपने दुश्मनों को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, जहां हरक्यूलिस की लैंडिंग अभी अभी हुई है। अमिताभ जी, तस्वीरों को देखें क्या? देखिए, इस समय पूरी दुनिया में जिस तरह का वातावरण है, खासकर युद्ध को लेकर, ऐसे चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं, उससे एक कॉन्फिडेंस तो इंस्टिल होता ही है। और ऑप सिंदूर का 1 साल भी हो गया। ये पर्टिकुलर चीज़ अखिलेश यादव ने भी अपने ज़माने में की होगी, आपको याद होगा तो। और वो भी चाहते थे कि किसी न किसी तरह ये वोट में मल्टीप्लाई कर जाए, लेकिन उनके साथ नहीं हुआ था। और इस तरह के पूरे दुनिया में एक्सरसाइजेस किए जाते हैं कि अगर किसी तरह एयरपोर्ट बंद हो जाए, उस पर बमबारी हो, तो ऐसे जगहों पर उतारने के लिए। और भारत में इसको बहुत एक कहे कि एक इनिशिएटिव लेके हर बड़े हाईवे पे ऐसा किया जा रहा है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये एक चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम अपनी कैपेबिलिटी दिखा पाते हैं, जो हम सिविलियंस में हमारे जैसे लोगों को एक इंस्टिल करता है उस फेथ को। और पहलगाम का इंसिडेंट तो हम सबको याद है, कितना दर्दनाक था और आज तक वो हमें कसोटता है। हालांकि उसकी अच्छा जवाब हमने दिया था पाकिस्तान को, और शायद आने वाले
कुछ वर्षों तक तो ऐसा वो दुस्साहस नहीं करेगा। तो ये उसी का प्रतीक है। और मुझे लगता है ऐसे जो इस टाइप की चीज़ें हैं, जो लैंडिंग की या ऐसी जो सिविलियन में ज़्यादा इंस्टिल कर पाए फेथ सरकार के प्रति, सेना के प्रति, वो की जानी चाहिए। और हर दिखा देश देते करता हैं, है। लाइव तस्वीरें दिखा देते हैं। मेरे सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, दिखाइए तस्वीरें, क्या देख पा रहे हैं आप? प्राची, मैं इस समय सुल्तानपुर की एयर स्ट्रिप पर हूं, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे है। और चूंकि पहलगाम का जो कायराना आतंकी हमला आज से ठीक 1 साल पहले हुआ था, उसकी आज बरसी है और उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। एयर स्ट्रिप की मैं विजुअल्स आपको दिखा देता हूं। इस समय जो तैयारी है वो ये है कि टचडाउन किए जाएंगे, सारे जो विमान यहां पर आएंगे। लड़ाकू विमान के बारे में बता दूं, Su-30 MKI लड़ाकू विमान आएगा, जगुआर आएगा, मिराज 2000 आएगा, परिवहन विमान आएंगे C-295 और AN-32 और आखिरी में जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से Mi-17 के जरिए यहां पर जो गरुड़ कमांडोज हैं वो बाकायदा उतरेंगे प्राची। और यहां पर जो होस्टेज सिचुएशन होती है, उस होस्टेज सिचुएशन में अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे जवान, वो सारी चीजें यहां पर दिखाई जाएंगी। देखिए विशाल जो बता रहे हैं, यहाँ एयरफोर्स अपनी ताकत का एहसास करा रही है और एक एक करके जो विमान हैं वो टचडाउन कर रहे हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज पहलगाम हमले की पहली बरसी है, जहाँ एक तरफ पूरा देश पहलगाम में मारे गए हिंदुस्तानियों को नमन कर रहा है। आज सभी की आंखें नम भी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी ताकत का एहसास करा रहा है, जहां भारत कितना मजबूत है, भारत ने कैसे पाकिस्तान के दांत खट्टे कराए और आगे भी भारत कैसे अपने दुश्मनों को मजा चखा सकता है, भारत कितना मजबूत है। इसकी तस्वीरें ना सिर्फ आज हिंदुस्तान में बैठे लोग देख रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में बैठे लोग भी इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। तो फाइटर जेट्स की ये जो गर्जना है, ये इस वक्त आप सुन रहे हैं। सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सप्रेसवे इसी तरीके से तैयार किए जाते हैं ताकि अगर आपात स्थिति आती है, अगर एयरपोर्ट्स किसी सूरत हाल में बंद हो जाते हैं, तो फिर एक्सप्रेसेस का इस्तेमाल यानी एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया जा सके विमानों की लैंडिंग के लिए, उनको उड़ान भरने के लिए। और यही तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज के दिन इन तस्वीरों का सामने आना, हर्षवर्धन जी, सीधे सीधे तौर पर मैसेजिंग है अपने दुश्मनों को भी और भारत की ताकत क्या है ये दिखाने की भी कोशिश है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कम से कम रणनीतिक तौर पर कई ऐसे कमाल किए हैं जो दुनिया देख भी रही है, और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त उसको हमने देखा था। लेकिन चाहे बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसको हम बार बार कहते हैं कि मोटरेबल रोड कहां तक पहुंच गई, या जो मोटरेबल रोड है उसको कितना हमने किस डिग्री तक ऊपर किया कि आज हमारे एक्सप्रेसवेज पर ऐसे जहाज उतर सकते हैं। ये सामान्य जहाज नहीं है, इनको उतारने के लिए एक विशेष हवाई पट्टी की आवश्यकता पड़ती है। और ठीक बात है कि अखिलेश यादव के समय में जो आगरा से लखनऊ का था, ये जो लखनऊ एक्सप्रेसवे है, उस पर भी ऐसे हवाई जहाज उतर सकता है। लेकिन जरा सोचिए कि भारत में जहां एक समय में हम कहते थे कि भाई गड्ढे वाली सड़क है, कितना हाईवे, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे, कितना बना हुआ है, और आज हम रणनीतिक तौर पर इतने तैयार हैं, तो इसको हम सिर्फ एक कोई तुरंत का युद्ध या तुरंत की कोई चीज उससे छोड़ भी दें, तो ओवरऑल डिफेंस के तौर पर हम कितने बेहतर तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में। और चूंकि ये तो कोई मतलब दुनिया के लिए भी कहा जाता है ना, जो बार बार वो अमेरिकी राष्ट्रपति, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, जिन्होंने कहा था कि अमेरिका ने सड़कों को नहीं बनाया, सड़कों ने अमेरिका को बनाया है। तो अब हम उसी तरफ, नितिन गडकरी भी उस कोट को अपने ऑफिस में लगा कर रखते हैं जो, और शायद इसीलिए वो काम करते हैं। लेकिन भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहां पर पहुंचा हुआ है कि हम किसी भी आपात स्थिति के लिए हैं। और उत्तर प्रदेश तो कहा ही जाता नहीं, अब एक्सप्रेसवे प्रदेश होता चला जा रहा है, यानी देश के और किसी भी हिस्से में इतने एक्सप्रेसवे नहीं होंगे। और अब तो जो अभी यूपी बजट में योगी जी ने किया है, 7 और पैरेलल एक्सप्रेसवेज हैं, वो सब एक दूसरे को काटते हुए जाएंगे। नहीं, अगर 700 किलोमीटर के लिहाज से कहें तो उन सब को आप किसी भी जगह से जाएंगे तो 50 से 100 किलोमीटर पे एक एक्सप्रेसवे मिलेगा पब्लिक के लिए, और सेना के लिए हर एक्सप्रेसवे में एक हवाई पट्टी। तो ये बहुत कमाल का काम हुआ है। आज मतलब पहलगाम की बरसी है, तो उस हवाले से भी हम याद करें, और इसीलिए हम शायद वो ऑपरेशन सिंदूर कर पाए, वो जवाब दे पाए। अब देखिए, ये भारत की ताकत है, एक तरफ भारत के एयरफोर्स की ताकत और भारत का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका बेहतर कॉम्बिनेशन इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां भारतीय विमान टचडाउन कर रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस पर। एक बार फिर से विशाल के पास चल लेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, बताइए आप क्या देख रहे हैं, कौन कौन से विमान टचडाउन कर चुके हैं अभी तक?
प्राची देखिए, शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स का जो विमान वाहक होता है वो सबसे पहले यहाँ पर आया है। एयरफोर्स के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने इसी सुल्तानपुर की जो एयर स्ट्रिप है यहाँ पर लैंडिंग की हो। और उसके बाद अगर बात कर लिया जाए तो अब से ठीक पहले जो विजुअल्स इंडिया टीवी के दर्शक देख रहे थे, जगुआर विमान बाकायदा टच डाउन किया है। और इस एक्सप्रेसवे की खासियत प्राची ये है कि अगर कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, दुश्मन मुल्क भारत के जो एयर स्पेस होते हैं उनको टारगेट करने की कोशिश करता है, तो कम से कम इन सारे सुल्तानपुर एक्सप्रेसवे पर बाकायदा इन्हीं जो टचडाउन के जरिए जो यहाँ पर चीजें दिखाई जा रही हैं इंडियन एयरफोर्स के जरिए, ये बाकायदा पूरी तरीके से टेस्ट कर लिया जा चुका है। और इसकी जो ओपनिंग है वो आज से लगभग 1 साल पहले की जा चुकी है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए प्राची कि अगर जगुआर विमान यहाँ पर आएंगे, मिराज विमान यहाँ पर आएंगे, MI-17 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर आएंगे, जो कैरेज करने वाले विमान होते हैं, युद्ध वाहक विमान जो होते हैं वो यहाँ पर आएंगे, तो आप अंदाजा लगाइए कि जो इंडियन एयरफोर्स की जो ताकत है, जो शौर्य है, जो शक्ति है, उसके किस तरीके से विकसित किया जा चुका है। क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल, आपको बता दूं प्राची कि ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में ही बनती है और उन्हें ही बाकायदा मिराज में भर करके जब लड़ाकू विमानों ने पीओके को क्रॉस किया था तो इन्हीं तरीके की जो एयर स्ट्रिप्स होती हैं इन्हीं का बाकायदा इस्तेमाल किया गया था। तो ये बताया जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि जो इंडियन एयरफोर्स ने अपनी ताकत का, अपनी शौर्य का जो परिचय दिया था, जो गर्जना इस समय सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इस समय हो रही है, बिल्कुल ये देखिए सिर्फ विशाल, देश में सुनाई पड़ रही है बल्कि उन दुश्मन मुल्कों में भी सुनाई पड़ रही है जो दरअसल आतंकी फोर्सेस के जरिए भारत की जो इकोनॉमी है, भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा मैसेज दे रही है आज इंडियन एयरफोर्स सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। जी प्राची। बिल्कुल वो पाकिस्तान जो बार बार गीदड़ भभकी देता है उसके लिए ये तस्वीरें काफी अहम हैं कि भारत की ताकत क्या है। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो पाकिस्तान को पीट ही चुका है और आगे भी अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की, आज भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट के जरिए लिखा है कि जो दुश्मन देश हैं या जो आतंकवादी भेजने का काम भारत में करते हैं उन्हें सबक सिखाना भारत बड़ा अच्छे से जानता है। भारत की ताकत क्या है वो सुल्तानपुर के इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, जहां लड़ाकू विमान एयरफोर्स के लैंडिंग कर रहे हैं, टच डाउन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि ये सिर्फ हिंदुस्तानियों के मन में विश्वास पैदा नहीं करती बल्कि इन तस्वीरों की चर्चा दुनिया भर में भी होती है, खासकर ऐसे मुल्कों में जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं या भारत में आतंकवाद या दहशतगर्दी करने की कोशिश करते हैं। तो वो देख लें कि भारत की ताकत ये है, भारत क्या कर सकता है, भारत कैसे अपने दुश्मनों को मजा चखा सकता है। विजय जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है और मौका भी एक ऐसा है जिस पर इस बात को बताया जा सके कि हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान की जो फौज है वो हर मुकाबले के लिए तैयार है, किसी भी चीज़ का जवाब दे सकते हैं। और ये दोनों के काम आ रहा है, आपने बिल्कुल ठीक से बोला। हिंदुस्तानियों का भी मनोबल बढ़ता है, आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एक कॉन्फिडेंट जो कंट्री है जिसका आम आदमी कॉन्फिडेंट है उससे उसकी फ़ौज का, उससे उसकी सरकार का, उससे उसकी ताकत का इजाफा होता है। और दुनिया के देश तो उसको देख ही रहे होंगे, पाकिस्तान में भी देखा जा रहा होगा और वैसे दुनिया के देशों को तो भारत की सामरिक ताकत का अंदाज़ा होता है। ये आम आदमी के लिए होता है कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे हो कि वो भरोसा करे कि भाई हम सुरक्षित हैं। और जब कोई आदमी अपने इलाके में, अपने देश में, अपने राज्य में सुरक्षित महसूस करता है, उससे देश की ताकत बढ़ती है। तो ये मैं समझता हूँ कि देश के लिए, देश के आवाम के लिए, और ऐसे मौके पर जब पहलगाम की घटना हुई है उस समय ये प्रदर्शन जो है हमारा जो मनोबल है वो बढ़ाता है। और फौज के लिए मतलब हमारे यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं है कि फौज की ताकत को लेकर या फौज के साथ खड़े होने को लेकर हर हिंदुस्तानी वहाँ पर साथ होता है। इसके लिए तो मुबारकबाद जैसा काम है। और सरकार भी जो काम कर रही है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस के अलावा, कि इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर ये जो सड़कें बन रही हैं, जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं जहाँ उतर सकते हैं, वो भी हमें एक आगे बढ़ता हुए भारत की तस्वीर दिखाता है। विकास कितना इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही साथ डिफेंस के क्षेत्र में हम कितने मजबूत हैं, ये उसका बेहतर कॉम्बिनेशन है जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है जहां एक एक करके भारतीय एयरफोर्स के विमानों की गर्जन सुनाई दे रही है, उनकी लैंडिंग आप देख रहे हैं, उनका टचडाउन आप देख रहे हैं। और जैसा अभी विजय जी कह रहे थे, संगीत जी, यही कहना यहाँ इंपॉर्टेंट होगा कि ये हर एक हिंदुस्तानी के अंदर एक आत्मविश्वास जताता है, भारतीय फौज पर विश्वास को और दुगना करता है कि ये हमारी ताकत है। हम ना सिर्फ फौज के लिहाज से, ना सिर्फ हम विमानों के लिहाज से मजबूत हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत विशाल है। देखिए, देश की सुरक्षा एक ऐसा विषय होता है जहाँ पर लोग इमोशनली जुड़ते हैं और जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो स्वाभाविक तौर पे
सभी पैनलिस्ट ने कहा कि जो सामान्य मानव है, सामान्य हिंदुस्तानी है, उसका जुड़ाव होता है, उसको बड़ा अंदर से एक जिसे कहते हैं स्फुरन उसके मन में होती है, हमारी सैन्य ताकत इतनी बड़ी है। बाकी तो दुनिया के देश हमारे पास कितने हमारे पास जगुआर हैं, कितने मिराज हैं, उनको सब जानकारी है। हमारे पास कितने राफेल हैं, कहाँ हमारे वो राफेल जो हैं वो हमारे कहाँ पर जो है स्टेशन हैं, ये सब उनको जानकारी है। तो दुनिया को तो पता है कि हमारी सामरिक ताकत आज के दिन में क्या है। हाँ, उनको ये पता नहीं था कि हम इतने अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेटेड होकर के ऑपरेशन सिंदूर करके और 4 दिन में पाकिस्तान को, जैसे कहते हैं ना, कई बार होता है पीट पाट करके और बाहर निकल भी आना। अमेरिका पीट पाट करके बाहर नहीं निकल पाया, अभी भी उलझा हुआ है। लेकिन हमने पाकिस्तान में जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो जिसे कहते हैं ना कि हम पीटे, काम किए और लौट भी आए ठीक ठाक से। और पूरी दुनिया चाहती होगी कि भारत उसमें उलझ जाए, लेकिन भारत का केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी ये जानते थे अच्छी तरीके से कि युद्ध में हम उलझ जाते हैं तो फिर बाकी के हमारे जो आर्थिक उद्देश्य हैं, भारत को विकसित भारत बनाना, हम युद्ध में वो सारी संसाधन अपना खपा नहीं सकते हैं। और आज की बरसी बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेजिंग भी है, पाकिस्तान के लिए मैसेजिंग है, दुनिया के लिए मैसेजिंग है और बाकी लोगों के लिए भी मैसेजिंग है कि देखिए किस प्रकार से रैडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस ने कश्मीर के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम किया था और इसके एवज में हमको पाकिस्तान के अंदर जाकर के ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा था। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके एक हैं, इसके मल्टीपल मैसेजेस हैं, डोमेस्टिक मैसेजेस भी हैं और इंटरनेशनल मैसेजेस इसके भी हैं। कई मायने हैं। राजनाथ जी ने भी कल जर्मनी में जाकर के इसके बारे में बोला, सेना अध्यक्ष ने बोला, तो मुझे लगता है कि कल से इस पर और सब बोलने के साथ जब तस्वीर दिखती है ना, भारत की ताकत दिखती है, तो हिंदुस्तान में बैठे जितने भी लोग हैं उनके जहन में विश्वास भी पैदा होता है, रोंगटे भी खड़े होते हैं और पता चलता है कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है।